नमस्कार। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के इससे पहले 3 वीडियो डाल दिए गए हैं। ये वर्ण विचार का चौथा वीडियो है। वर्ण विचार के चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः हम 2 आधार पर देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण हमने वर्ण विचार के भाग 3 वीडियो में देख लिया था कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, वो तो देख लिए थे। अब हम देख रहे हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा किया जाने वाला यत्न या प्रयास ही प्रयत्न कहलाता है। यहां कहते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के द्वारा जो भी अभ्यास किया जाता है या जो भी यत्न किया जाता है उसी का नाम प्रयत्न है। प्रयत्न के आधार पर हम 2 प्रकार के व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पर हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? 2 प्रकार। एक प्रयत्न करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है, यानी किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब प्रारंभ में जो प्रयत्न करते हैं उसे ही हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जो निम्न है, जो हमारे सामने है, सबसे पहले हम देखें स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी नाम आते ही हमारे दिमाग में आया कि इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप की बात की थी। मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया था, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और यहाँ ये पूछने में जो अलग चीज पूछ रहा है कि वर्णों का उच्चारण करते समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसी का नाम आभ्यंतर प्रयत्न। तो अब हमें ये आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार पढ़ रहे हैं कि इस तरीके के आभ्यंतर प्रयत्न किया करते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन में हमने यानी कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु जीभ एवं होठों से स्पर्श करते हुए कुछ अवरोध के बाद वो श्वास स्फोट के साथ बाहर निकाल देती हैं, उसी का नाम स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन यदि हम बात करें तो 4 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग या नहीं है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो हमें याद करने में कठिनाई नहीं होगी कि स्पर्शी व्यंजन में 4 वर्ग आते हैं और 4 में से च वर्ग को छोड़ के, इसका मतलब च वर्ग को छोड़ दिया तो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन चारों से क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों वर्गों का है, चारों वर्गों की एक शर्त और है, चारों वर्गों के आरंभिक 4 वर्ण, आरंभिक 4 वर्ण, चारों वर्गों के आरंभिक 4 वर्ग हैं जो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसका मतलब स्पर्शी व्यंजन यदि हमें संख्या में पूछे तो कितने में? 16। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसके बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्श के साथ संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती हैं, उन्हीं का नाम दिया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। च वर्ग के प्रारंभिक जो 4 वर्ण है उन्हीं की बात है। तो हम कह सकते हैं स्पर्शी व्यंजन जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है जो 4 होते हैं। च वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन
यानी हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख और नाक दोनों से साथ साथ निकलती हो, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती हो, उसी का नाम होता है नासिकीय व्यंजन। और नासिकीय व्यंजन में हम जानते हैं हमारे पंचमा अक्षर, अंतिम जो पांचवा वर्ण है, वर्ग का पांचवा वर्ण है, वो पंचमा अक्षर है। पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं? नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। लुंठित व्यंजन, लुंठित या परकंपित व्यंजन, यानी हम कह सकते हैं कि वे उच्चारण अवयव जिनका उच्चारण करते समय श्वास क्या करता है, श्वास वायु है वो जीभ पर लुढ़कते हुए बाहर आती है। श्वास वायु लुंठित में श्वास वायु जीभ पर लुढ़कते हुए वो वायु खुद बाहर आती है, उसी का नाम है लुंठित व्यंजन। लुंठ, और जब जीभ पर वो लुढ़कती है तो जीभ पर क्या होता है, जीभ में कंपन होता है, इसीलिए लुंठित का दूसरा नाम है परकंपित। और वो व्यंजन वर्ण है केवल रे। तो रे कैसा है? लुंठित एवं प्रकंपित व्यंजन वर्ण है। और आप यंत्र पढ़ ही रहे। संघर्षहीन या अर्धस्वर, संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजनों की बात कर रहे हैं, तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसी का नाम है संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन के साथ साथ इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये हमने पहले बार जब पढ़ा था तो अंत्यस्थ व्यंजन उसमें बात की थी। तो संघर्षहीन एवं अर्धस्वर दोनों की यदि बात के तो वो कौन से हैं? ये और वह संघर्षहीन और अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का अर्थ होता है बगल। पार्श्व शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बगल। तो अब कह सकते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु जीभ के बगल से बाहर निकलती है, उसी का नाम पार्श्विक व्यंजन है। यानी श्वास वायु यहाँ बगलों से बाहर निकलेगी, उन्हीं को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन है केवल लय, लय बोलते हैं तो श्वास वायु क्या करती है, जीभ के दोनों बगलों से होते हुए बाहर निकलती है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वो मार्ग इतना संकरा हो जाता है कि दो उच्चारण अवयव आपस में पास पास आ जाते हैं और मार्ग संकरा हो जाता है, तो उन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें काफी संघर्ष करना पड़ता है। उसी वजह से इनका नाम दिया गया है संघर्षी व्यंजन। क्योंकि संघर्षी व्यंजन जब ये इतने पास पास आ जाते हैं तो जब इनका उच्चारण करते हैं तो वो बोलते समय मतलब हमारे मुंह से गर्म लगता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष जैसे सा 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 है, बोलने पर जो हवा है वो कैसी आ रही है, गर्म हवा आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि दो उच्चारण अवयव इतने नजदीक आ जाते हैं और हवा निकलने का मार्ग है जो एकदम संकड़ा हो जाता है, तो गर्म होके जो वायु बाहर आती है, उन्हीं का नाम दिया है संघर्षी व्यंजन। उत्कृष्ट ताड़नजात या द्विगुण, तो कह सकते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ श्वास वायु को उल्ट कर बाहर फेंकते हैं, जीभ श्वास वायु को उल्ट कर बाहर फेंकती है, उन्हीं का नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। ताड़नजात या द्विगुण ड ढ का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु को जीभ उल्ट कर बाहर फेंकती है। तो ये हमने देखे आभ्यंतर पर्यतन। अब हम इसी में देखेंगे बाह्य पर्यतन। बाह्य पर्यतन क्या होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष ध्यान रखना जरूरी। आगे हम बात कर रहे हैं बाह्य पर्यतन। बाह्य पर्यतन वर्णों के उच्चारण करते समय
या अंत में होने वाला प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करते समय अंत में होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न के भी दो आधार हैं। बाह्य प्रयत्न के दो आधार, श्वास वायु के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाह्य प्रयत्न के कितने आधार हैं? दो आधार। श्वास वायु के आधार पर बाह्य प्रयत्न होता है, नाद या कंपन के आधार पर बाह्य परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे श्वास वायु के आधार पर बाह्य प्रयत्न, यानी श्वास की मात्रा कम या अधिक लगे उसी के आधार पर, जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण नाम से पता चलता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अल्प हो, कम मात्रा में, उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। क्योंकि हम श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो अल्प प्राण। अब अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? यदि हमें अल्प प्राण ध्यान में है, बाकी बचे महाप्राण अपने आप लिख देंगे। जैसे ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, यानी क से लेके मैं तक जो 5 वर्ग हैं, पांचों में जो 25 वर्ण है उसी की बात कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां। जैसे मान लो क वर्ग की यदि बात करें तो क वर्ग का पहला क, ख नहीं चाहिए, तीसरा ग और अंतिम है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व चारों अल्प प्राण कहलाते हैं और सभी स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसका मतलब अल्प प्राण है जो कितने हुए? 3। प्रत्येक वर्ग का, यानी वर्ग है 5, 5 3 15, 15 तो हो गए ये। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए अंतस्थ, 15 4 19, 11 हो गए स्वर 30। तो अल्प प्राण कितने हैं? टोटल संख्या में है 30। अब बात करें महाप्राण। महाप्राण इसमें से जो बच्चे हैं उसको महाप्राण में लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अब अंतस्थ व्यंजन यहाँ आ गए तो हम कह सकते हैं सारे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो चारों हैं वो किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। और स्वर सारे उधर चले गए तो इतने ही महाप्राण होते हैं। 5 लाइन है, 5 लाइनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इसका दूसरा और चौथा, 5 दूनी 10, 10 तो ये हो गए और प्लस 4 उसमें व्यंजन हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि टोटल महाप्राण है जो संख्या में होते हैं 14। नाद या कंपन के आधार पर, यानी गूंज के आधार पर या कंपन के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है वो भी 2 भागों में बांटे जाते हैं। उसको अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। अघोष का अर्थ होता है ध्वनि रहित, ध्वनि रहित व्यंजन। एक अर्थ नहीं होता है घोष यानी ध्वनि, ध्वनि रहित व्यंजन, जिनको अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, अघोष व्यंजन कहलाता है। ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो अघोष संख्या में कितना हुआ? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, 5 दूनी 10 और ऊष्म व्यंजन 3 ही काम में लिए तो 13। अघोष व्यंजन संख्या में है 13। घोष व्यंजन जो बाकी बचे उसको घोष में ले लेंगे। घोष व्यंजन कितने हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा यदि अघोष है तो हम कह सकते हैं प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग का जो व्यंजन है वो क्या आएगा? घोष आएगा। यदि ऊष्म व्यंजन के स तीनों यदि अघोष है तो ऊष्म व्यंजन का एक बच गया, ऊष्म व्यंजन का
जो बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं, वो है। उस व्यंजन का जो है वर्ण है वो भी क्या है, घोष है। और अंतस्थ चारों बच गए, अंतस्थ व्यंजन है जो चारों, वो भी क्या है, घोष है। अंतस्थ में य, र, ल, व, ये भी चारों क्या होगी, घोष। और सभी स्वर यानी 11 के 11 जो स्वर हैं वो भी क्या है, घोष है। तो 5 3 15 हो गई, ये प्लस 1 उसमें हो गया 16, 16 4 ये हो गए 20, 20 11 31। तो घोष व्यंजन कितने हैं, 31। तो इस तरीके से यदि हम ध्यान में रखें तो हमारी सारी चीज समझ आ जाएगी। यदि अल्प प्राण पता है तो महाप्राण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अघोष ध्यान में है तो घोष अपने आप बाकी बचे जो